नमस्कार दोस्तों, मैं ओम शरण ओम कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फिर से हम लोग क्लास 12th में मैथमेटिक्स से टॉपिक जो मैट्रिसेस चल रहा था, जिसकी एक्सरसाइज 3.2 का पार्ट 4 था, आज हम लोग जानने जा रहे हैं। जैसा कि हम लोग इससे पहले 17 प्रश्न तक देख चुके हैं। आज प्रश्न संख्या 18 से 22 तक, यानी आज जो है प्रश्नावली का खात्मा होने वाला है। देखिए, इसमें 4 भाग इसलिए बना दिए हैं क्योंकि बहुत ही हिसाब से और बहुत ही अच्छे स्तर से लेकर चल रहे हैं, जिससे एक एक प्रश्न और एक एक स्टेप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो ये मत देखिएगा कि भाग कितने हो गए या फिर वीडियो लॉन्ग कितना हो गया, ये मीनिंग नहीं रख रहा है। मीनिंग ये रख रहा है कि आप कितना गेन कर पा रहे हैं, आपको कितना समझ में आ रहा है। तो आज फिर से मैं कहूँगा कि अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और कमेंट अवश्य करें। तो चलिए, आज के सेशन में हम लोग प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। जैसा कि यहाँ पे दिया गया, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। करेंगे यदि a बराबर 0, यानी ये आपको जो है आव्यूह दिया गया है, तथा i कोटि 2 का एक तत्समक आव्यूह है, तो सिद्ध कीजिए कि i प्लस a बराबर i माइनस a कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और साइन एल्फा कॉस एल्फा। यानी आपको इसके बराबर में ये प्रूव करना है। तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे इसके सलूशन में थोड़ा खांसी की प्रॉब्लम है, तो चलिए देखते हैं। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमें दिया गया है गिवन में, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है a बराबर 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 और ये 0, ठीक है। अच्छा, इसको हम लोग क्या करते हैं, ये मान अगर हम यहाँ पुट करेंगे तो थोड़ा हमें दिक्कत होगी, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं। चलिए मान लें, माना t बराबर 10 अल्फा बाई 2। क्या मान लिया हमने, t बराबर 10 अल्फा बाई 2। अब जब मैंने ये t बराबर मान लिया है तो इसके स्थान पर हम लोग t रख लेते हैं। तो इस स्थिति में आव्यूह a बराबर हो जाएगा 0 माइनस t और ये 0, ये स्थिति आ जाएगी। अब जब ये आ ही गया है तो यहाँ पर हम देखते हैं, जैसे कि i भी मुझे ज़रूरत पड़ेगा, चूँकि ये इसका ऑर्डर जो है कोटि 2 इंटू 2 की है, कहा गया कोटि 2 का एक तत्समक है, तो इसीलिए यहाँ पर हम लोग i भी लिख लेते हैं। i जो होगा वो 1 0 0 1 होगा, ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग इसको भी लिख लेंगे। अच्छा, जब ये बात है तो हम लोग ये भी निकाल लेते हैं, i प्लस a क्या होगा। i प्लस a बराबर, i का मान आपको यहाँ दिया गया है 1 0 0 1 प्लस a का मान ये है आपका, ये रखेंगे हम लोग 0 माइनस t और ये t और ये 0। फाइनली ये हो जाएगा आपका i प्लस a बराबर 1 और 0 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 0 और ये आपका माइनस का t रहेगा, 1 और t क्या हो जाएगा बेटा, t 0 और 1 आपका 1 होगा। तो ये आ गया, ठीक। अब यहाँ पर जो है हम लोग जब इतना जान ही लिया है, अब हम इसको ये भी निकाल लेते हैं कि i माइनस a बराबर क्या होगा। तो i जो है आपका 1 0 0 1 माइनस a आपका ये दिया गया है 0 माइनस t और ये t ये 0, ठीक है। जब इसे हम घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1 से 0 जाएगा तो 1 ही रहेगा। 0 में से आपका ये माइनस का है, माइनस में प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा t, और यहाँ से जाएगा तो बचेगा माइनस का t, और 1 में से 0 जाएगा तो 1 रहेगा, ठीक। ये आ गया i माइनस a। अच्छा, मुझे सिद्ध क्या करना है, क्योंकि मुझे सिद्ध करना है i प्लस a बराबर i माइनस a कॉस एल्फा
माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, ओके। LHS ले लेते हैं हम लोग। LHS है आपका I प्लस ए। चूंकि हम लोगों ने I प्लस ए निकाल लिया यहाँ पर पहले से ही है, तो यही मान हम लोग यहाँ पे पुटअप करते हैं। ये आ जाएगा 1 माइनस का t और ये t और ये आपका 1। अब ऐसे ही हम लोग क्या निकालेंगे, RHS निकालेंगे राइट हैंड साइड, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है I माइनस ए और आब्यू दिया गया कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अच्छा, हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, यहाँ से इसको पुटअप करने के लिए एक फार्मूला देखते हैं। चूंकि कॉस अल्फा बराबर 10 के पदों में, क्योंकि कहानी सारी हमने क्या की है, t बराबर 10 माना है, तो इस स्थिति में हम कॉस अल्फा का जो फार्मूला होता है 10 के पदों में उसे लिखते हैं। तो बेटा ये होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। चूंकि हम लोग मान चुके हैं कि t बराबर 10 अल्फा बाई 2 होता है, तो ऐसी स्थिति में ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इसको हमने क्या माना है, t माना है, इसलिए आ गया। अब इसी स्थिति में आपका साइन अल्फा के भी फार्मूला होता है। साइन अल्फा बराबर 2 tan अल्फा बाई 2 और 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, यहाँ पे रख लीजिएगा, ये हो जाएगा 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, यानी इसके स्थान पर ये मैं रख सकता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इस राइट हैंड साइड में इसकी जगह पर वैल्यूज रख लीजिएगा। तो I माइनस ए मैंने निकाला है, I माइनस ए ये है, तो आ जाएगा 1t माइनस टी 1 और इसकी जगह पे आपका कहाँ गया, ये है कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और माइनस अब साइन अल्फा की जगह 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ऐसे ही साइन अल्फा की जगह मान रखते हैं 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर और कॉस अल्फा की जगह 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। तो ये आ गया, यहाँ पे वैल्यू हमने रख दिया है। एक बार चेक कर लीजिए, कॉस अल्फा का मान है 1 माइनस टी स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, माइनस लगा दिया, साइन का आपका 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, साइन अल्फा का 2t 1 प्लस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कॉस का 1 माइनस टी स्क्वायर और 1 प्लस टी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ तक तो आ गया है। अब मुझे करना क्या है, इनका गुणन करना है, क्योंकि 2 इंटू 2 का ये भी है, 2 इंटू 2 का ये भी है। तो चलो यहीं पर गुणन कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। जगह थोड़ी कम है, या फिर चलो देखते हैं यहाँ पर 1 का इसमें कीजिएगा, क्योंकि क्या होता है, रो इंटू कॉलम का होता है, आप जानते ही हैं रो इंटू कॉलम का होता है। तो 1 का इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, फिर इस t का इसमें करेंगे तो आ जाएगा t इंटू 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ओके,
देखो जगह की वजह से थोड़ा दिक्कत है। चलिए ऐसा करते हैं, आने में भाई दिक्कत हो जाएगी। ऐसा करो, यहाँ नहीं, इसको आप पहले नोट कर लीजिए, मैं साइड में होता हूँ, ये वाला नोट कर लीजिएगा, फिर मैं इसके आगे का स्टेप यहाँ पर देता हूँ। मैं साइड में हो रहा हूँ, थोड़ा नोट कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे जगह नहीं है गुणा करने की। तो मैं इसे हटा रहा हूँ, यहाँ से ही हटा दें इसको, क्या दिक्कत है, ये तो कन्फर्म ही है। चलिए अब गुणा करते हैं हम लोग, इसको यहाँ से हटा दीजिए, इसकी आवश्यकता नहीं है। देखो इस रो का इस कॉलम से पहले, तो ये आ जाएगा 1 इंटू इसका इसके साथ में 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस इसका इसके साथ कर दीजिएगा, यानी टी इंटू ये आपका हो जाएगा 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 1 इंटू माइनस का 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस अब इसका इसके साथ करेंगे तो आ जाएगा t 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इसके साथ हो गया। अब इस t का इसके साथ पहले करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का t और 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस इस 1 का इसके साथ करेंगे तो 1 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। कन्फर्म हो रहा होगा। अब इसका मैं इसके साथ करता हूँ माइनस टी, और ये हो जाएगा माइनस का 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस इसका इसके साथ करेंगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से चलिएगा, जल्दी का एकदम समझ लीजिए, तमाशा बन जाएगा सवाल का एकदम से, फिर नहीं सवाल आएगा। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है। इसको इसमें मल्टीपल कर दीजिए, एक का इसमें करो, क्या रहेगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस इस टी का अंदर गुणा करो, आ जाएगा 2t स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका अंदर गुणा करोगे तो माइनस का 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस इसका अंदर कर दीजिएगा गुणा, तो आ जाएगा t माइनस टी क्यू अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका अंदर कर दीजिए तो ये हो जाएगा माइनस का t प्लस का टी क्यू, माइनस का t माइनस माइनस प्लस का टी क्यू अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर, प्लस इस 1 का इसमें करोगे तो आ जाएगा 2t अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इसका इसमें कीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 2t स्क्वायर अपान 1 प्लस टी, प्लस इसका इसमें करोगे तो 1 माइनस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हो गया इसका मल्टीपल। ठीक है, अब इसके एलसीएम से मैं देख रहा हूँ तो इनको ऐसे नोट कर लीजिएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और समझिए 2t स्क्वायर में से टी स्क्वायर जाएगा, क्या बचेगा टी स्क्वायर, तो यहाँ पर बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर। यहाँ आ जाओ, इसका भी एलसीएम आप देख रहे हैं 1 प्लस टी स्क्वायर है, 1 प्लस टी स्क्वायर है दोनों में, तो 2t में से ये t जाएगा, बेटा क्या बचेगा माइनस का t, और ये माइनस का टी क्यू बचेगा। अब इधर आ जाओ, इसमें भी आप देख रहे हैं कि 1 प्लस टी स्क्वायर है एलसीएम, और ये 2t है, माइनस का t है, तो यहाँ भी बचेगा आपका t, यहाँ क्या बचेगा t, और प्लस का टी क्यू, प्लस का t, ये क्यूब है,
फिर इसके बाद आ जाइए इधर, इसमें भी एलसीएम यहाँ स्क्वायर है, इसमें भी ये आपका मैट्रिक्स यहाँ आएगा। चलिए यहाँ पर भी आ जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर, और इसको जो सॉल्व करेंगे 2t स्क्वायर में टी स्क्वायर जाएगा, बेटा बचेगा टी स्क्वायर और प्लस का 1। ठीक, इसे आप वैसे भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस टी स्क्वायर भी लिख लो, बात एक ही है, 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक, अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ओके, ये आरएचएस से मैं इसको जो है हटा रहा हूँ। चलिए ठीक, समझते रहिए, साथ में कोई दिक्कत नहीं है, बड़ा सवाल है तो आप समझते हैं, थोड़ा मैनेज तो करना ही पड़ेगा। अब यहाँ तक तो मैंने कर लिया। अच्छा, हम लोग देख रहे हैं, बस थोड़ा रह गया है, इसको और थोड़ा मैनेज कर लीजिए। इसके आगे का स्टेप है, ये है, देखो इससे ये कट जाएगा, या चलो और बढ़ा लीजिए स्टेप एक, 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। इसमें से क्या करेंगे हम लोग, माइनस का टी कॉमन ले लीजिएगा, माइनस का जब टी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बेटा बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपान में 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर भी आपका रह रहा है, टी कॉमन ले लीजिए इसमें से, तो क्या बचेगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर, और यहाँ पर भी वही स्थिति है, 1 प्लस टी स्क्वायर अपान 1 प्लस टी स्क्वायर। ये देखो कैंसिल, ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, बचा क्या बेटा, बचा है आपका 1, और यहाँ बचा टी, यहाँ बचा माइनस का टी, यहाँ बचा 1। ठीक, अब हम लोग देखेंगे कि जो LHS था हमारा, LHS क्या था, 1 माइनस टी, 1 माइनस टी, टी और 1, वही हमारा RHS आ गया है, वही हमारा क्या आ गया, RHS आ गया। तो यही आपका हैंड प्रूफ है, इसे हम लिख सकते हैं कि I प्लस ए बराबर I माइनस ए, और ये लिख दीजिए कि ये आपका प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड में होता हूँ, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 से मुलाकात करते हैं। काफ़ी समय इस सवाल में हो गया, तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 19। कह रहे हैं कि किसी व्यापार संघ के पास 30,000 रुपये का कोष है, यानी किसी व्यापार संघ है, यानी व्यापारी लोगों ने क्या किया, 30,000 रुपये को जमा किया, जिसे 2 भिन्न भिन्न प्रकार के ब्रांडों में निवेशित करना है। यानी उन्होंने विचार किया ऐसा है, इन्हें 2 प्रकार से अलग अलग राशियों में विभाजित किया जाए। प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक तथा द्वितीय ब्रांड पर 7% वार्षिक ब्याज प्राप्त होता है। यानी जो इंटरेस्ट रेट है वो 5% है फर्स्ट पे, और सेकेंड वाले पे 7% है। आव्यूह गुणन के प्रयोग द्वारा यह निर्धारित कीजिए, यानी इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लगाना है कि 30,000 रुपयों के कोष को 2 प्रकार के ब्रांडों में निवेश करने के लिए किस प्रकार बांटें जिससे व्यापार संघ को प्राप्त कुल वार्षिक ब्याज पहली कंडीशन में 1800 रुपये हो, दूसरी कंडीशन में 2000 रुपये हो। तो इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखते हैं इसके सलूशन को। हम लोग मान लेंगे, माना प्रथम ब्रांड का भाग हमने मान लिया कि उन व्यापारियों ने जो फर्स्ट ब्रांड रखा था, ठीक है, वो मान लिया कि x रुपए लगाया, यानी 30,000 रुपये में से उन्होंने पहले ब्रांड पर x रुपये निवेशित कर दिया। अच्छा, जब फर्स्ट पे x रुपये निवेशित कर दिया, कुल 30,000 रुपये है, तो द्वितीय ब्रांड का भाग बराबर 30,000 माइनस x रुपया, क्योंकि टोटल कितना है मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, कुल रुपए 30,000 रुपये है। हमने मान लिया कि फर्स्ट ब्रांड पे क्या है, x रुपये निवेशित कर दिया गया, और सेकेंड पे जो है कितना होगा, ये वाला घटा दिया जाएगा 30 में से, इसलिए हमने लिख लिया यहाँ पे 30,000 माइनस x। अच्छा, चूंकि है क्या, हम लोगों को ये एक आव्यूह गुणन का प्रयोग करके इसे निर्धारित करना है, तो प्रथम ब्रांड पर 5% वार्षिक ब्याज है तथा द्वितीय ब्रांड पे 7% की है। तो इसी स्थिति में हम लोग लिखेंगे कि प्रथम ब्रांड पर
वार्षिक दर बराबर बेटा कितनी है 5%। तो इसे नॉर्मल फॉर्म में कर लीजिए, 5/100 कर दिया। तो इसमें हम क्या करेंगे, भाग देंगे तो आ जाएगा 0.05। ठीक है। इसी प्रकार द्वितीय ब्रांड पर वार्षिक जो दर है वो 7% की है, तो 7/100 हो जाएगा, या आ जाएगा 0.07। ठीक, ये स्थिति आ गई है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लिया हमने कि माना जो आव्यूह होगा, माना आव्यूह बराबर ए है, तो ए की स्थिति में अब हम लोग क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार, क्योंकि वैसे सवाल बड़ा हो जाएगा। प्रश्न की कंडीशन मैंने यहाँ पे लिख दी है। जब इसको हम आव्यूह बनाएंगे और ये पहली स्थिति का है, मैं यहाँ पे ए लिख देता हूँ, क्योंकि इस स्थिति में 1800 रुपये प्राप्त होगा मुझे, 1800 रुपये। तो यहाँ पर जो दोनों ब्रांडों का भाग है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा आपका 30,000 माइनस x। ठीक है, और जो इंटरेस्ट है इस पे वह 0.05 0.07 और बराबर में बेटा 1800 रुपये में क्या ब्याज प्राप्त हो रहा है। ये प्रश्न की कंडीशन में आया है। ठीक, हमने क्या किया, यानी जो पहले दोनों ब्रांड थे उनकी स्थिति में यहाँ पर 1/2 की फॉर्म है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, 1/2 है। यहाँ पे ऑर्डर क्या है, यहाँ पे 2/1 का है। ठीक, तो इनका हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है। प्रोडक्ट करने के बाद में फाइनली आपका 1800 आना चाहिए। तो इस स्थिति में आपका x का मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे। x का इसमें मल्टीपल करेंगे तो ये आ जाएगा, इसको भी लिख लीजिए ब्रैकेट में। अब ये दोनों के हम क्या करते हैं, जो आव्यूह चिन्ह है उनको हटाते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.05x। अब इसका इसमें करेंगे तो यहाँ प्लस लग जाएगा, इसका इसमें, इसका इसमें, तो ये आ जाएगा 0.07 और 30,000 माइनस x और बराबर में 1800। अब हम इसका अंदर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 0.05x प्लस इसका इसमें करो तो 7×21, कितने जीरो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 अंक के बाद दशमलव लगा दो यहाँ पे। ठीक है, और बराबर, ये बराबर क्या, माइनस 0.07x। अब इसका इसके साथ कर दिया, बराबर में 1800। बाकी स्थिति यहाँ पे देख रहा हूँ, इसको ये आपका 0.07 है, यहाँ पे 0.0 क्या है 5, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा बेटा 0.02x बराबर। अब इसको हम क्या करेंगे, इधर लाएंगे, माइनस का आएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 1800 यानी 1800 माइनस 2100। ठीक है, यानी 2100। तो माइनस का 0.2x बराबर माइनस का कितना आ जाएगा, 8 3 11 यानी 300। अब माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आया 0.2x बराबर 300, तो x बराबर 300 बटे 0.02, ये पॉइंट हटाते हैं, 2 यहाँ पर 0 बढ़ा दिए। अब 2 से इसे काट लिया, 2 1 2 2 5 10, यानी x बराबर 15,000 आ गया। x बराबर कितना आ गया, 15,000 रुपये। यानी जो व्यापारी संघ था उसने फर्स्ट ब्रांड पर 15,000 रुपये निवेशित किए थे, और द्वितीय ब्रांड पर क्या आया बेटा, द्वितीय ब्रांड का भाग, द्वितीय ब्रांड का भाग बराबर 30,000 माइनस x था, तो आ जाएगा आपका 30,000 माइनस 15,000, फाइनली बेटा आ जाएगा 15,000। ठीक है, तो 15,000 रुपये इन्होंने इन्वेस्ट किया था जब ब्याज आपको 1800 प्राप्त हुआ। अब बिल्कुल सेम कॉपी सवाल इस स्थिति में आएगा कि जब ब्याज आपका 2,000 रुपये मुझे मिलेगा तो कैसे लगेगा।
तो इतना इसे नोट करो, फिर मैं इसी से अभी इसको सवाल को बना देता हूँ। ठीक है, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूँ, नोट कर लें फटाफट इसको। तो उम्मीद है आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम लोग देखो द्वितीय भाग में भी सेम कंडीशन रखेंगे। अब यहाँ पर क्या कर देंगे, अब हम लोग यहाँ बी डाल देंगे, बी, और पूरा यही कॉपी रहेगा। यहाँ पर बेटा ये 2000 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2000, यहाँ कर दीजिएगा 2000 रुपये, यहाँ पर भी 2000 कर दीजिए, बाकी सेम प्रोसेस बिल्कुल, ये भी 2000, यहाँ पर भी 2000, और चलो इसको हटाता हूँ, यहाँ पर भी आपका 2000 हो जाएगा, 2000, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 100, यहाँ पर हो जाएगा 100, ठीक। और इसे हटा लीजिएगा। अब यहाँ से ये आ जाएगा 100 हो गया, तो 100 अपान 0.02, ये पॉइंट हटेगा, 2 जीरो यहाँ बढ़ जाएंगे, तो 2 पंचे 10, यहाँ पर आ जाएगा 5000, ये आ जाएगा 5000, ठीक। तो द्वितीय ब्रांड का भाग क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 5000, और यहाँ हो जाएगा 25000। देखो कितना फास्ट हो गया, ठीक है। तो हमने थोड़ा दिमाग लगा दिया कि ज़्यादा कैलकुलेटेड नहीं है, तो इसको भी नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। काफ़ी अच्छा सवाल है और काफ़ी सरल है। तो हम लोग देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 20। तो ये है क्वेश्चन नंबर 20। किसी स्कूल की पुस्तकों की दुकान में 10 दर्जन रसायन विज्ञान, 8 दर्जन भौतिक विज्ञान तथा 10 दर्जन अर्थशास्त्र की पुस्तकें हैं। इन पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः 80 रुपये, 60 रुपये, 40 रुपये प्रति पुस्तक है। आव्यूह बीजगणित के प्रयोग द्वारा ज्ञात कीजिए कि सभी पुस्तकों को बेचने से दुकान को कुल कितनी धनराशि प्राप्त होगी। बहुत अच्छा प्रश्न है, आया भी है कई बार। तो देखते हैं। अच्छा, हम लोग जानते हैं कि 1 दर्जन बराबर 12 नग होते हैं बेटा। क्या होता है, 1 दर्जन बराबर 12 नग, यानी कोई भी चीज़ है अगर 1 दर्जन में है तो उसकी 12 ऐसी चीज़ें होंगी, ठीक है। ओके, चलिए देखते हैं। अच्छा, स्कूल में जो पुस्तकों की संख्या है वो क्या होगी। स्कूल में पुस्तकों की संख्या, कौन सी पुस्तकें, रसायन विज्ञान, रसायन विज्ञान बेटा कितनी है, 10 दर्जन है। तो 10 गुणे 12, मैंने क्या बोला, 1 दर्जन में 12 नग होते हैं, तो 10 गुणे 12 बराबर 120 पुस्तकें, 120 पुस्तकें, ठीक है। इसी प्रकार भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, इसकी कितनी है, 8 दर्जन है, तो 8 गुणे 12, 12 अट्ठे 96, तो ये हो गई आपकी 96 पुस्तकें, ठीक है। और ऐसे ही अर्थशास्त्र भी है, इसकी भी पुस्तकें 10 दर्जन हैं, तो 12 दहिया 120 पुस्तकें, ठीक है। यानी उस विद्यालय में जो पुस्तकों की संख्या है, रसायन विज्ञान 120 हैं, भौतिक विज्ञान 96 हैं, और अर्थशास्त्र की किताबें जो हैं वो 120 हैं। तो इनको हम लोग किस रूप में निरूपित कर सकते हैं, ठीक है। माना आव्यूह क्या है, ए है, माना आव्यूह हमने क्या मान लिया, ए, तो ए बराबर, अब इसे हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स में लिख लेंगे, 120 और 96 और 120, ठीक। यानी यहाँ पर 1 into 3 का आ गया, ये क्या है
1/3 का, या जिसमें एक पंक्ति और 3 कॉलम है। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब इन्होंने कहा है कि इन पुस्तकों का जो विक्रय मूल्य है वो 80, 60 और 40 रुपए प्रति पुस्तक है। ठीक है, तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य क्रमशः रसायन का कितना है बेटा, रसायन विज्ञान का है 80 रुपया, और भौतिक विज्ञान का है 60 रुपया, और अर्थशास्त्र का 40 रुपया प्रति पुस्तक है। ठीक है, तो इसमें भी हमने मान लिया कि इनका जो निरूपण है, माना इसे निम्नवत व्यक्त कर सकते हैं, माना इसे निम्नवत व्यक्त कर सकते हैं, और इसका हमने जो आव्यूह मान लिया वो हमने मान लिया R बराबर, और इसको हम लोग क्या करेंगे, कॉलम्स में चेंज कर लेंगे 60, 40। अब देखो ये क्या है, ये 3:1 का है जिसमें 3 पंक्तियां हैं और 1 कॉलम है। ठीक, अब हमें क्या करना है, इसमें सभी पुस्तकों को बेचने से दुकानदार को कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, हम लोग क्या करेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। अच्छा, प्रश्नानुसार ये क्या है, A है, ये क्या है, R है, इन दोनों का हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट करना पड़ेगा, तभी तो निकलेगा। भाई एक किताब 80 रुपए की है, तो आप जानते हैं ऐसी 120 पुस्तकें कितने रुपए की होंगी जाके, 12 × 96, 960 रुपए की। ठीक है, ओके, क्लियर हो जाएगा, अभी परेशान मत होइए। तो चलिए देखते हैं, 12 × 96, 9600 की होंगे जाके। तो AR बराबर में जाएगा आपका 120, 96, 120, और इसी का प्रोडक्ट निकालना है 80, 60, 40 के साथ। कुल क्या प्राप्त होगा अभी मिल जाएगा, तो इसका इसके साथ मल्टीपल करना है, तो 120 गुणे 80, 8 के साथ किया था उतने टाइम, 80 रुपये है इसका। ठीक, प्लस इसका इसके साथ में 96 गुणे 60 प्लस 120 गुणे 40, 12 × 96, 2 0, प्लस इसका इसमें गुणा कर दीजिए 0, 6 × 36, 6 × 54, 54 और 3 57, और प्लस 5 × 4 48 और 2 0। अब ऐड कर लीजिएगा 0 0 0, ये हो गया 0। अब 0 और 6 और 6 हो जाएगा 6। उसके बाद में तीसरे नंबर पे 6, 7 6 13, 13 और 8, ठीक है 21, हाथ से लगे 2, तो 4 2 6, 6 और 5 11, 11 और 9 20। ठीक, यानी इन पुस्तकों का जो फाइनल रुपए हमसे अमाउंट होगा बेचने से जो प्राप्त होगी धनराशि वो 20,160 रुपये होगी। कितनी होगी? 20,160 रुपये राशि में प्राप्त होगी। तो इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे प्रश्न देखते हैं 21। तो ये प्रश्न है 21, बहुविकल्पी में है। हमने कहा चलिए देखते हैं इसको भी सॉल्व करके। तो जैसा कि दिया गया कि मान लीजिए कि x, y, z, w तथा p क्रमशः 2 × n, 3 × k, 2 × p, n × 3 तथा p × k कोटियों के आव्यूह हैं। नीचे दिए प्रश्न संख्या 21 तथा 22 में सही उत्तर छांटिए। मैंने अभी 21 लिखा है, फिर 22 पर भी चर्चा करेंगे। यहाँ पर दिया गया कि पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई को के परिभाषित होने के लिए एन के तथा पी पर क्या प्रतिबंध होगा। ठीक है, ओके। चूंकि देखो बहुविकल्पी है, ज़्यादा पीएचडी हमें नहीं करनी है इस पे, लेकिन इसका कुछ शॉर्ट निकालता हूं। देखो यहां पे पी वाई दिया गया और डब्ल्यू वाई दिया गया।
इनका योग दिया गया, इन अवयवों का क्या दिया गया है, योग दिया गया है। चूंकि पी बाई बराबर डब्ल्यू बाई ये दिया गया है, यानी इनका संयुक्त योग होगा। ऐसी स्थिति में पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको निकालेंगे फिर इसको निकालेंगे। अच्छा, जो भी स्थिति होगी उनकी कोटियां, यानी यहाँ पर मैं बात करूँ कि अगर इनका योग किया जाए तो कोटियां जब समान होंगी तभी तो योग किया जा सकता है। असमान अगर कोटियां हैं, ऑर्डर अगर सेम नहीं है तो योग करना संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में इनकी जो कोटियां होंगी क्या होंगी, वो समान होनी चाहिए। जब कोटि समान होंगी तभी इनका योग कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर P बराबर, यानी P की कोटि क्या दी गई है, हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे P यहाँ पर है 1 2 3 4 5वें नंबर पे 1 2 3 4 5, यानी P की जो कोटि है वो है P इंटू K। और अब देखो यहाँ पर भी जब बात आती है, मैं इसमें और चर्चा कर लेता हूँ, P बाई प्लस डब्ल्यू बाई। अब इसमें कोटि समान है, ये बाई बाई हो गया, तो ये हमें P डब्ल्यू निकालना है। अब यहाँ पे क्या निकालना है, W बराबर, अब W क्या है, AW है। इसकी कोटि क्या होगी, 1 2 3 चौथे नंबर पे देखो 1 2 3 चौथे नंबर पे क्या है, N इंटू 3 है। क्या है, N इंटू 3। अब देखिए आ जाइए, तो P, अब इसका क्या होगा, इसे मैं P इंटू K और यहाँ लिख लेता हूँ N इंटू 3। अब देखो ये जो कोटियाँ हैं ये क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। कैसी कोटि होनी चाहिए, समान कोटि। कैसी होनी चाहिए, समान कोटि। क्योंकि यहाँ पे क्या है, K और N है, तो K बराबर N होना चाहिए, N बराबर K होना चाहिए। अब ये कब संभव है, जब अगर हम K का मान क्या करें, 3 ले लें, तभी संभव है। तो ऐसी स्थिति में जब ये संभव नहीं है, सॉरी ये समान नहीं है, तो ये क्या होंगे, ये समान करने पड़ेंगे। ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये लिख लेता हूँ P इंटू 3, ये P इंटू 3 लेता हूँ। अब हमारा क्या बचा है, अब बचा है W बाई, क्या बचा है, W बाई। ठीक, तो W बाई में यहाँ पर आप जानते हैं W बराबर, W की कोटि क्या थी, N इंटू 3 थी, और Y की कोटि, Y की देख लो 1 2 दूसरे नंबर पे, Y की है 3 इंटू K। अब ये N इंटू 3 और ये हो जाएगा 3 इंटू K। अब इसमें क्या होगा, इनकी कोटियां देखो समान है या नहीं, इसकी कोटि, इसकी कोटि कैसी है, समान कोटि है, समान कोटि है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाएगा, N इंटू K होगा। अब इन दोनों को कंपेयर कर लेते हैं, इन दोनों को, क्योंकि इनकी कोटियां क्या हैं, समान है, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, K बराबर 3 लेके देखते हैं। तो ये हो जाएगा P इंटू 3 बराबर N इंटू K, N इंटू K। अब K बराबर हमने क्या ले लिया, 3 ले लिया, तो P इंटू 3 बराबर N इंटू K की जगह 3। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, क्या बचा, P बराबर N। यानी मतलब अगर हम K बराबर 3 और P बराबर N है, चूंकि यहाँ पर भी हम लोग देख चुके हैं ये जो है सेम होना चाहिए N और K की स्थिति, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या है, P बराबर N होना चाहिए, K बराबर 3 होना चाहिए। तो ये स्थिति आपकी विकल्प ए में है, यानी इसमें 21 में पहला ऑप्शन सही है, 21 में पहला ऑप्शन सही है। इसे देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर मैं 22 पर बात करता हूं। तो अब देखिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 22, कह रहे हैं यदि n बराबर p है, जैसे कि पिछले सवाल में हम लोगों ने किया था कि n बराबर p आया था, ठीक है। तो आव्यूह 7x माइनस 5z की कोटि है। हम लोग देखो जानते हैं, पूर्व में बहुत सारे सवाल हमने हल किए हैं, हम ये जानते हैं कि जब कोटि समान होगी, ऑर्डर समान होगा, तभी हम लोग आव्यूह का जोड़ और घटाव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि इसकी कोटि क्या होगी, p इंटू 2 होगी, या फिर 2 इंटू n होगी, या n इंटू 3 होगी, या p इंटू n होगी, ठीक है। जहाँ n बराबर क्या है, p है। आपको दिया गया है 7x माइनस 5z, इसकी स्थिति में है। अच्छा, हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि x की कोटि क्या है, x की कोटि है 2 इंटू n, x की कोटि क्या है 2 इंटू n, और z की स्थिति क्या है, यानी कोटि क्या है, 1 2 तीसरे नंबर, 1 2 3 तीसरे नंबर पे 2 इंटू p। बस फंस गया मामला, मामला जो है फंस गया। अच्छा, ये जो है बात करूं ये और ये
ये दोनों जो है क्या होने चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए। कैसे कोटि के होने चाहिए, समान कोटि के होने चाहिए, ठीक। और यहां पर दे भी दिया गया कि n बराबर p है, आप समझ लीजिए, तो p की जगह पे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये 2 है, 2 है, तो ये n हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो समान है ही है, तो ये आपका आ जाएगा n, यहां पर कर लीजिएगा 2 होना चाहिए। जैसे जब x का यहां पे लिख लीजिए, अच्छा, जब x की कोटि 2 इंटू n है तो z की कोटि भी 2 इंटू n की होनी चाहिए, होनी चाहिए। अब मैं थोड़ा ऐसे समझा रहा हूं, मैं पूर्व में भी बता चुका हूं, अभी जस्ट प्रारंभ में बताया था कि आव्यूह की जब कोटियां समान होंगी तभी उनका हम योग और घटाव कर सकते हैं, यानी अंतर ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 21 में योग था और इसमें क्या है, अंतर दे दिया गया है। तो इनकी जब कोटियां समान होंगी तभी तो हम लोग इनका योग कर पाएंगे और अंतर कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में जब x का 2 इंटू n है तो z का भी 2 इंटू n ही होना चाहिए। तो 2 इंटू n यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही है, ये है इसका राइट आंसर आपका। तो नोट कर लीजिएगा इसको भी। तो उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। और आपकी इस एक्सरसाइज 3.2 पार्ट 4 में जो आपके 18 से 22 तक दिए गए हैं, और इस एक्सरसाइज में संपूर्ण जो सवाल हैं वो 22 ही सवाल हैं। और आज हमने इस प्रश्नावली को बहुत ही हर्षपूर्वक और आनंद में समाप्त किया है। उम्मीद यही है कि आपको सारे भाग जो हैं पार्ट्स बहुत ही अच्छे समझ में आए होंगे। और ये हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि जो सवाल हैं वो आपको कैसे समझ में आ रहे हैं, सर आपको किस तरीके से समझा रहे हैं। अगर कहीं भी कोई इशू आ रहा है तो वो सजेशन भी आप दे सकते हैं। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात होती है अगली एक्सरसाइज 3.3 में। तो आज के लिए बस विदाई चाहता हूँ, धन्यवाद।